नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं कैंसर पे चर्चा। और यहाँ हम बात करते हैं कैंसर की। और आप जानते हैं कि मैं एक ऑथर हूँ, सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, बात करता हूँ कैंसर और मेंटल हेल्थ की। आज मेरे साथ है मिस्टर रवि प्रकाश, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं। तो मैं सबसे पहले तो उनसे ही पूछना चाहूँगा, स्वागत करने से पहले भी, कि आज एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यूड होते हुए कैसा लग रहा है? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने विवेक जी। मुझे कई बार ये लगता यूजुअली है आप सवाल पूछते हैं। मैं इंटरव्यूज लेता था और मैं इंटरव्यू देता हूँ, तो थोड़ा अलग लगता है। लेकिन लगता है कि नहीं, ज़रूरत है तो बात करनी चाहिए। जी, दैट वॉज ऑन अ लाइटर नोट। एंड नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बुलाया और कैंसर पे बातचीत के लिए वक्त निकाला। जी रवि, जब हम कैंसर की बात करते हैं ना, मतलब देखिए, हमारे शो का नाम ही कैंसर की बात, और वो इसलिए रखा गया कि बड़ा मतलब एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। वो इसलिए क्योंकि जब तक हमारा इससे रूबरू नहीं होता है, हमारा इससे आमना सामना नहीं होता ना, हम इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं, हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। कोई बात कर रहा है, भाई क्या डिप्रेसिव बातें कर रहा है, मतलब ऐसे करके लाइक वी शो अवे थिंग्स। हम हर चीज़ को जो है कारपेट के नीचे डालने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जहाँ हम या हमारे आसपास कोई व्यक्ति जो है इसके कांटेक्ट में आता है, दुनिया बदल जाती है। मतलब वो सारी चीज़ें जो हमको कभी अफवाह लगती थी या हमको कभी कभी हमारा ध्यान नहीं जाता था, वो आज हमारी परिधि बन जाती है, हमारा केंद्र बन जाती है, हमारी ज़िंदगी का मतलब वो दायरा वहाँ तक सीमित हो जाता है। एंड इसको लेकर मुझे आपसे बहुत सारी चीज़ें जाननी हैं। लेकिन मैं क्योंकि आप पहले बार यहाँ पे आए हैं इस कार्यक्रम पे, मैं चाहूँगा कि ब्रीफ में आप अपनी स्टोरी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मेरा नाम रवि है, जो विवेक जी ने बताया। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, बीबीसी के लिए काम करता हूँ। और 3 साल पहले तक मैं, मतलब 2021 के जनवरी के पहले तक मैं सामान्य आदमी था, जिसको आप सामान्य कहते हैं। लेकिन 30 जनवरी 2021 के बाद मैं बीमार हो गया। मुझे कैंसर है और मुझे लंग कैंसर है, स्टेज 4 का। स्टेज 4 जो कैंसर है, आप जानते ही हैं कि उसको कहते हैं चालू भाषा में कि वो अंतिम स्टेज का कैंसर है। तो मुझे अंतिम स्टेज का कैंसर है। और अंतिम स्टेज के कैंसर के साथ एक बात और भी कहते हैं कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, और ये फैक्ट है, बस लिमिटेड टाइम। तो ये कुछ है। और मैं पिछले 3 साल से अपना इलाज कराता हूँ, अपना काम करता हूँ। थोड़ा काम प्रभावित हुआ है बीमारी की वजह से, लेकिन चल रही है ज़िंदगी ऐसे ही। और मुझे ये पता है कि मेरा 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 बॉटम लाइन क्या है। आई नो दिस। तो जब मुझे अपना बॉटम लाइन पता है, तो मेरे लिए और स्पेसिफिक हो जाता है काम करना, कि मैं स्पेसिफिक होकर काम करूँ। और आपने ठीक कहा, उसको मैं और इको करना चाहता हूँ कि कोई सच में कैंसर पे बात करना नहीं चाहता। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे कुछ लोग जानते हैं इस देश में, हिंदी में। और मुझे भी, मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे कैंसर का क नहीं पता था। कैंसर होने के पहले मैं भी उस तरह के अखबारों में खबरें छपता था, एक दवा से कैंसर हो जाएगा ठीक, ब्लड सैंपल से पता चल जाएगा, बायोप्सी की ज़रूरत नहीं। अब मुझे लगता है अरे यार क्या कमाल हो रहा है। अब मुझे पता चलता है कि यार ये तो र्यूमर्स हैं। एक दवा इम्यूनोथेरेपी की बनती है 50 लाख की, आप खाएं उसको ले नहीं पाएंगे। तो कैंसर के बारे में लोग नहीं जानते हैं। और निश्चित तौर पे ये बिल्कुल सही बात है कि लोग उसके बारे में बात भी करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता ही नहीं। उनको लगता है कि कहाँ यार डिप्रेसिव बात है, कहाँ डिप्रेशन में पड़ेंगे, क्यों कैंसर पे बात करना। मुझे जब कैंसर हुआ, मेरे फादर ने इसको छिपाने की कोशिश की। उनके एक दोस्त ने उनको फ़ोन किया तो उनको ख़राब लग गया। उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए उनका फ़ोन आ गया। मुझे तो कौन सा, हमने डकैती की है क्या, मैंने किसी का रेप किया है क्या, मुझे कैंसर हो गया। ठीक है, मैं नॉन स्मोकर हूँ, मुझे लंग कैंसर हुआ। अगर मैं स्मोकर होता भी तो स्मोकिंग का अपराध है क्या भारत में? नहीं है ना। तो ये फैक्ट है सर कि कोई बात कैंसर पे करता नहीं है, और करना चाहिए। थैंक यू अपना वो पर्सपेक्टिव देने के लिए, क्योंकि जिस बेबाकी से आप बात करते हैं या जिस क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ में आप बात करते हैं, मैं आपका मुरीद हूँ और बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जब आप पहली बार टाटा हॉस्पिटल आए थे, तो आपका पर्चा मेरे तक आया था कि ये, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स हैं मीडिया में और वो जानते हैं कि मैं कैंसर में काम करता हूँ, तो उन्होंने बोला कि हमारे बहुत ख़ास मित्र हैं, इनकी कुछ मदद हो जाए तो कीजिएगा। और जैसे ही मैंने देखा कि ये टाटा का डॉक्टर कुमार प्रभाष का पर्चा, मैंने बोला यार ही इज़ ऑलरेडी इन द बेस्ट हैंड्स, मैं उनकी क्या मदद करूँगा। वेल, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बातों को आगे बढ़ाते हैं। जब किसी को कैंसर का डायग्नोसिस होता है, एक तो डायग्नोसिस जो है, अब तक आप इतना तो समझ ही गए हैं कि मतलब बड़ी जटिल प्रक्रिया है। मतलब डायग्नोसिस कंफर्म करना ही एक एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो फॉर्चुनेट हैं क्योंकि एक्सेस है, मतलब हम 2-3 फ़ोन घुमा के कुछ काम
एटलीस्ट वी कैन रीच वेयर यू नो इट इज़ फीजिबल टू रीच। लेकिन बहुत सारा तबका ऐसा है, बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है रवि, जो जद्दोजहद में रहता है, स्पेशली वो लोग जिनके पास एक्सेस नहीं होता है सही डॉक्टर्स का, फिर वो वहाँ से भटकते हैं, फिर वहाँ से कहीं और जाते हैं, कहीं और जाते हैं, कहीं और जाते हैं। और शायद आप बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, क्योंकि आपने बहुत लोगों से बात करी हुई है, शायद यही वजह है कि हमारे देश में कैंसर जो है बड़े लेट स्टेज में डिटेक्ट होता है। तो ये जो टाइम लैप्स होता है, लोग बोलते हैं ना कि समय जो है बहुत मूल्यवान होता है, ऐसी कई बार चीज़ें जो हैं समझ में आती हैं। ये वो परिस्थितियाँ होती हैं जो बताते हैं कि भैया समय बहुत मूल्यवान होता है। तो ये जो टाइम लैप्स होता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके अनुभव हैं? क्या आपने देखा है हमारे देश में? देखिए, मैं जब बात करता हूँ तो मुझे लोग कहेंगे बायस है, बिकॉज आई एम ए पेशेंट। लेकिन मैं फैक्ट की बात भी करूँगा जी। क्या आप कहते हैं कि टाइम लैप्स होता है? क्यों टाइम लैप्स होता है? एक मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता है, आप उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, आप उसका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, आप आजकल वो पल्स ऑक्सीमीटर लगा के उसका वो ऑक्सीजन लेवल चेक कर लेते हैं। क्या है, आप कैंसर से रिलेटेड चीज़ें क्यों नहीं चेक कर लेते? कौन सा खराबी, कौन सा लगता है उसमें? सिटी स्कैन कराने में क्या लगता है? सिटी स्कैन तो चलिए तब भी कॉस्ट है, एक्सरे कराने में क्या लगता है? अगर आपने एक्सरे करा लिया, किसी को लंग कैंसर है, उसमें न्यूमोनिया दिखा या कुछ दिखता है, तो आप डायग्नोस कर सकते हैं ना, जो नहीं होता है इंडिया में। तो इसमें टाइम लैप्स होता है। आप कहते हैं कोई गांव में रहने वाला, अच्छा हर जगह हॉस्पिटल्स नहीं है, ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है, तो कोई गांव में गया, गांव में किसी को कैंसर हो गया फर्ज करिए, तो वो पास के डॉक्टर पहले तो वो फ़ोन घुमाएगा पैसे बचाने के लिए, क्योंकि हम लोग एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे आमदनी कम है, पर चाहेगा फ़ोन पे इलाज हो जाए, 4-5-10 दिन तो उसमें चले गए, उस पर नहीं हुआ तो किसी डॉक्टर के पास जाएगा 60-70-100 रुपये की फ़ी लेके, या 500 रुपये, अब तो 500 रुपये की फ़ी मिनिमम है। फिर डॉक्टर के पास डॉक्टर उसको खांसी की दवा दे देगा, कब सिरप एंड दिस एंड दैट, तो वो उसके साथ जाएगा। फिर आगे पता चला कि उसको तो कैंसर है और वो ठीक हो ही नहीं रहा है, तब वो 1-आध महीने 1.5 महीने घूमने के बाद किसी तीसरे डॉक्टर के पास जाएगा। तीसरा डॉक्टर उसको कहेगा अच्छा तुम टीबी, वो देखेगा ठीक है, हाँ पिलियरी डिफ्यूजन है, पानी भरा हुआ है, तो टीबी हो गया, तो फिर टीबी का ट्रीटमेंट कराएगा, कुछ फ़ायदा हो गया बिना सही प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बिना करें, इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उसने कराना नहीं है और पेशेंट ने करवाना नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि वो पैसे खर्च होंगे। वही तो। और उसके बाद फिर वो आता है कि नहीं आपको तो कैंसर है, लास्टली पता चलता है। फिर जब कैंसर हो गया तो तमाम म्यूटेशंस हैं, उसके टेस्ट हैं, उसमें वक्त लगता है, उसमें पैसा लगता है, और यहीं पे जो है ना हम बहुत सारा टाइम लैप्स कर जाते हैं। यही वजह है कि आप देखिए हाल के आंकड़ों को देखेंगे हम पर लाख लोगों में कैंसर के जो केसेस हैं उनमें कम हैं दुनिया के दूसरे देशों से, ये अच्छी बात है। लेकिन हम जितने लोगों को कैंसर होता है उसमें जितने लोग मरते हैं उसमें हम आगे हैं। क्यों? क्योंकि विदेशों में 70% केसेस वो क्या कर रहे हैं, अर्ली डायग्नोस कर ले रहे हैं, उनका टाइम लैप्स नहीं हो रहा है, वो टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। और हम 90% केसेस जो हैं स्टेज 4 में डायग्नोस कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ मोर्टेलिटी ज़्यादा है। और ये क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आपके पास कोई उस तरह की स्कीम नहीं है, आपके पास कोई इनिशिएटिव नहीं है। और आपने ठीक ही कहा पहले सवाल जो हमने बात की शुरुआत की थी कि कोई बात करना चाहता ही नहीं है। जब कोई बात करना नहीं चाहेगा तो टाइम लैप्स तो होगा ना सर। एक मामूली सी बात है कि पार्लियामेंट है हमारी, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, जमहूरियत है। जमहूरियत में जनता का शासन हम कहते हैं कि अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी थी प्रजातंत्र की, जो ये परिभाषा है जनता का, जनता के, जनता के द्वारा। तो जनता का पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी ने सिफारिश की कि कैंसर को अधिसूचित बीमारी बनाई, नोटिफाइबल डिजीज बना दी, उसमें ट्रैकिंग तो हो, पता तो चले किसको किसको कैंसर है, कौन सा कैंसर है, कहाँ पे इलाज हो रहा है। वो भी नहीं हो पाया भारत में अभी तक, पड़ी हुई 1 साल से वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पेश की गई थी लास्ट ईयर। तो ऐसे माहौल में लगता है कि नहीं टाइम लैप्स हो रहा है, तो कई बार लगता है कि सांगठनिक है, मतलब आप एक ग्रामर के तहत टाइम लैप्स करवा रहे हैं, और दिस इज़ क्राइम, ये क्राइम है। क्योंकि मैं अगर भारत का नागरिक हूँ, मेरी उम्र 48 साल है, और मैं 48-49 साल की उम्र में मर जाऊँगा, मैं देश के लिए कुछ कर सकता था, और अगर मेरी मौत हो जाती है पहले, तो इसकी जिम्मेवार हमारी सरकार ही है या ये देश ही है, सोसाइटी। भाई आपका मतलब जैसे आपने बताया कि आपका अंतिम स्टेज का कैंसर है, तो मतलब क्या ये टाइम लैप्स आपकी लाइफ में भी हुआ? आपका मतलब डिटेक्शन कितना, मतलब सिम्टम्स टू डिटेक्शन कितना टाइम लगा? मेरा नहीं लगा इत्तेफाकन, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, प्रिविलेज्ड हूँ,
मुझे खांसी हुई थी और मेरा ब्रदर इन लॉ खुद ही डॉक्टर था एम्स पटना में। अच्छा। तो मैंने भी पहले भाई पैसा बचाने वाला उससे कहा कि भाई क्या है, खांसी आ रही है बहुत टाइम हाँ, से। तो उसने एंटीबायोटिक कर दी, ये खा लीजिए ठीक हो जाएगा। वो ठीक हुई नहीं खांसी। तो मेरे एक दूसरे दोस्त हैं जो दूरदर्शन में काम करते, सुधीर कुमार उनका नाम है, रांची में। उन्होंने कहा कि चलिए ना हिमालय खास से दिखाते हैं कि जब मैं किसी डॉक्टर का नाम बताया कि जब वो भी एमडी है, मेरा साला भी एमडी है, तो वो तो वही बात बताएगा ना, तो चलना तो किसी पल्मोनोलॉजिस्ट के पास चलते हैं। तो बात है, उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया, उन्होंने कहा आ जाइए। हम उनके पास गए, उन्होंने वो किया, एक्सरे किया, देखा पानी है, तो कहा कि बॉस पानी है, निकालवाते हैं। और वो ईजिली बताया, उनको पता था कि इस आदमी को कैंसर हो सकता है, लेकिन अच्छा। हाँ ईजिली बताया कि पानी है, निकाल देंगे, 100 ml के आसपास होगा, निकाल देंगे। तुम पता कैसे निकालेंगे, तो लगा कि भाई तो पानी निकालेगा छाती से तो भूखेगा। तो बोला कोई कुछ नहीं होता है। पहले हम लोग कोविड का पीरियड था, तो कोविड का टेस्ट करते हैं, HIV का टेस्ट करते हैं, क्योंकि उसके बिना कुछ हुआ नहीं डॉक्टर, और ये तो नेगेटिव आ जाएगा तो हम लोग निकाल देंगे। तो मेरा पानी जो है, ये फर्स्ट डे की बात है। सेकेंड डे हम लोग गए, उसी दिन गए जाके कोविड टेस्ट करा, HIV टेस्ट करा। सेकेंड डे जाके हम लोगों ने वो पानी निकलवाया, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, और निकाला। फिर वो मुझे बिना बताया कि इसकी जांच भी होगी, मुझे नहीं पता कि पानी की जांच होगी, वो जांच के लिए चले गए। अच्छा। तो उसमें जो रिपोर्ट आई ना, मेलेगेंसी नेगेटिव थे। मैं बताऊँ कि मुझे मेलेगेंट का पता ही नहीं था, मेलेगेंसी क्या होती है, वो नेगेटिव थे। लेकिन कोई ADA या IFD कुछ कहते हैं, मैं अभी तक कई बार भूल जाता हूँ उसको, वो शायद 40% से ज़्यादा होता है तो TB होता है मरीज को, तो वो कम था। तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने भी कहा, और इस जो डॉक्टर मुझे देख रहे थे उन्होंने भी कहा कि TB तो नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि तुमको क्या हो सकता है। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे कहा कि रवि जी एक आप वो करा लीजिए, CT स्कैन करा लीजिए, CT थोरैक्स। तो ठीक है, CT करा लेंगे। और आराम से खाना वाना खाया गया, CT स्कैन कराने, CT स्कैन हो गया। तो मैंने फिर गूगल किया, साला होता क्या ये। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि ये कैंसर भी हो सकता है। और नेक्स्ट डे मेरा कैंसर डायग्नोस हो गया। तो ये 4 दिनों में ही हो गया, क्योंकि मैं प्रिविलेज था कि मैं जर्नलिस्ट, मुझे लोग जानते थे, घर में डॉक्टर थे, वो डॉक्टर थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हम लोगों ने पहले बात की है ना, कि वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास, दूसरे से तीसरे के पास, कई बार डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, कई बार क्या है ना कि MBBS में नहीं है ना बिहार में, लिखता है। जैसे एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था लल्लन टॉप का, इसमें वो सौरव द्विवेदी ने पूछा कि भाई आप क्या है, तो हम प्रैक्टिशनर हैं। बोला तो MBBS है, नहीं, हम इंग्लिश दवा के प्रैक्टिशनर हैं। तो बोला प्रैक्टिशनर मतलब क्या है, तो हम ट्रीटमेंट करते हैं। अरे तो आपने पढ़ाई की है कहीं से? नहीं की। तो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए सर, 4 चीज़ रहेगा ना, ठीक हो जाएगा, डेक्सोना फलाना 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 4 चीज़ें बताएंगे। तो बोला अगर किसी मरीज को कुछ हो जाए तो MBBS में मर जाते हैं लोग। इतनी जो है ना बोल्डनेस से वो बोल रहा था। तो ऐसे डॉक्टर के पास अगर कोई चला गया, मान लीजिए, जो स्वघोषित डॉक्टर है, जिसने कोई पढ़ाई नहीं की है, वो कहता है कि प्रैक्टिशनर, डॉक्टर नहीं है प्रैक्टिशनर, तो फिर वो तो उसका कैंसर तो बढ़ ही जाएगा ना। तो हम जैसे अवेयर लोग असिम्प्टोमेटिक होते हुए भी स्टेज 4 में हमारा डायग्नोस हो पाया, तो जो अवेयर नहीं है वो तो स्टेज 4 में आएंगे। यही वजह है कि स्टेज 4 में डायग्नोस होता है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि ये जो लोग प्रोक्रेस्टिनेशन जो इंग्लिश में शब्द है, चीज़ों को डिले करते जाना, ये कई बार हम पैसा बचाने के लिए करते हैं ना, खूब करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे ना, जो मिडिल क्लास है भारत का और पास के देशों का, नेपाल का या पाकिस्तान का, ये पैसे कहाँ बचाता है? ये पैसे खाने बचाता है सर। वो अगर 20 रुपये का प्लेट मिला ना ठेले पर, 2 आलू पराठा मिलके और चटनी मिल गई, तो 20 रुपये में आलू पराठा चटनी खा लेगा। भले उसके बदले 200 रुपये की दवाई उसको खानी पड़े, क्योंकि वो जो है संक्रमित है खाना, और फिर वो दवा में बचाता है। बचाता कहीं से कुछ पूछ लेते, दुकान पे गया, दवा दुकान के पास, खांसी हो गया है, क्या खाएं? तो बोलता अच्छा ये खा लीजिए। तो बोले ठीक भाई, खा ले तो हो जाए ठीक। तो दे दिया दवा दुकानदार ने, कई बार ठीक हो जाता है, कई बार बीमारी बढ़ जाती है। तो पैसे लोग बचाते हैं, और यही वजह है कि बढ़ता है। और यहाँ पे ये पता, ये मुझे पता है, ये आपको पता है, ये आम लोगों को पता है, तो ये पता हमारे सिस्टम को भी है। मैं उसी बात पे आने वाला था कि अगर हम पैसे बचा रहे हैं, देखिए बड़ा स्वाभाविक है, ठीक है, अगर मुझे पता है कि मैं X रुपीज़ कमाता हूँ, तो मुझे मेरी औकात पता है। अब जब मुझे मेरी औकात पता है, तो उसी औकात में मुझे सारी चीज़ें करनी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर वो चीज़ें जो आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वहाँ पे कॉर्नर्स कट करूँ। और हेल्थ, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में, हमारे समाज में हेल्थ जो है ना, हमारी सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है। हम पार्टी की पहले सोचते हैं, एक्सरसाइज की बाद में सोचते हैं, और वो भी मतलब जब लगता है कि अब डॉक्टर बोल देगा कि भाई करना है, तब करना पड़ेगा।
अगर मान लीजिए कि, क्योंकि मैं आई एम कमिंग टू द टॉपिक ऑफ इंश्योरेंस, अगर मान लीजिए कि क्योंकि हम विदेशों से कंपेयर करते हैं ना अक्सर अपने आप को, अगर हमारे देश में लोग जो है इंश्योर्ड हों, मतलब इस तरह के जहाँ पे भी भाई प्राइमरी, आई अंडरस्टैंड, देखिए उसके अलग मतलब भी हो सकते हैं, बिकॉज ये मेरा थॉट प्रोसेस है, एंड दिस इज़ 1 डिग्री, 357 359 अदर डिग्रीज कुड बी देयर, माल प्रैक्टिसेस या उसके मिस यूटिलाइजेशन के भी चांसेस काफ़ी हैं। लेकिन अगर मैं प्रेज्यूम करता हूँ कि अगर मैं एक देश का नागरिक हूँ, मुझे ये पता है कि भाई मैं फला अस्पताल में जाऊँगा एक सिम्टम लेके तो मेरा ठीक से इलाज हो जाएगा। इलाज तो दूर की बात है, पहले मेरा डायग्नोसिस तो हो जाए। अगर उसके लिए मुझे पैसे नहीं देने तो आपको लगता है कि कुछ सुधार होगा? बिल्कुल सुधार होगा। मुझे याद है हम लोग एक पैनल में थे और उसमें इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव भी थे, जिन्होंने बताया था कि एवरेज ऑन एवरेज जो इंश्योरेंस है इंडिया में 4 लाख का है किसी आदमी का, और वो जो लोग कराते हैं इंश्योरेंस वो 20% से भी कम है। तो अगर इंश्योरेंस स्कीम्स हों और वो पार्शियल हों, मतलब इंश्योरेंस इन इंडिया इज ए फ्रॉड, एक्चुअली फ्रॉड है। और ये सिर्फ मैं प्राइवेट एजेंसीज के लिए नहीं कह रहा हूँ कि ये किसी ये कंपनी ने बना दिया है तो फ्रॉड है। ये जो गवर्नमेंट की इंश्योरेंस स्कीम है आयुष्मान योजना इज पैरेलली ए फ्रॉड फॉर दिस कंट्री। क्योंकि आप कहते हैं मेरी कीमोथेरेपी होती है, मैं डे केयर में जाता हूँ, उसका पैकेज का पैसा पे करता हूँ, मेरा इलाज हो जाता है, मेरी कीमोथेरेपी मैं वापस आ जाता हूँ। एक आयुष्मान का मरीज जाता है, उसको वो एडमिट करते हैं, उसका सारा हिसाब करते हैं, फिर वो जाता है, पास होता है, वो पास होकर आता है, फिर आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये फ्रॉड नहीं है तो क्या है? आप कहते हैं कि बहुत सारी ये थेरेपीज़ हैं, टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, रेडिएशन और कीमोथेरेपी की बात छोड़ दीजिए। इम्यूनोथेरेपी की कितनी दवाइयाँ प्राइवेट या गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स में इम्पैनल्ड हैं? यहाँ पे तो जेनेटिक दवाइयों का दुकानें खुली पूरे भारत में, बहुत बड़ा बड़ा प्रचार हो रहा है। उस जेनेटिक दवाइयों की दुकानों में कौन सी दवा मिलती है सर? आप क्या खिलाएंगे? 600 रुपये की दवा, या आप वो खिलाएंगे जिस दवा को ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत है? तो टारगेटेड थेरेपी की दवाइयाँ नहीं है, इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ नहीं है, डायग्नोसिस आप नहीं करा सकते। कहते नहीं हम डायग्नोसिस का पार्ट हमारा नहीं है, यू हैव टू बी एडमिटेड, तो हम फिर आपका बिल क्लेम करेंगे। तो आपको एडमिट होना पड़ेगा। डॉक्टर कह रहे हैं एडमिट क्यों करें? मैं जब टाटा में आया इलाज कराने तो मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा कि देखिए आप बेवजह का जगह छेक के रखे हुए हैं, सिफारिश आपकी है तो, और एक्चुअली मरीजों को ज़रूरत है, आपको यहाँ से जाना चाहिए, आपका 22 दिन लगेगा रिपोर्ट आने में। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये तो बेवजह का सच में बात है। मैं 7 दिनों में मैंने कहा मेरी ये कीमोथेरेपी कर दीजिए, मैं देख लूँ कीमोथेरेपी होती किस पे मैं चला जाऊँगा। तो मैंने कीमोथेरेपी कराई और 8-10 दिनों में मैं निकल गया अस्पताल से। लेकिन अब जिसको अब मुझे डॉक्टर ने कहा एडमिट नहीं करेंगे क्योंकि आपकी ज़रूरत नहीं है, डायग्नोसिस में एडमिट होने की ज़रूरत क्या है? तो एडमिट करेगा ही नहीं अगर अस्पताल और डॉक्टर, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम ही नहीं देगी, तो वो डायग्नोसिस करा ही नहीं पाएगा। और जब डायग्नोसिस नहीं करा पाएगा तो क्या ट्रीटमेंट में फर्दर आगे बढ़ेगा? तो मरेगा ना फिर। और इसी वजह से मरे हैं 1.25 करोड़ 1.5 करोड़। 2000 साल तो लोग कहते हैं डिकेड्स की बात करिए, मैं कहीं पर कह रहा था कि इस साल इतने, मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि 3 साल में इतने लोग मरे, उन्होंने कहा डिकेड्स की बात करिए, मैं डिकेड्स की बात करते हैं 2000 से लेकर 2022 तक 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग मर के कैंसर से इंडिया में। 1.25 करोड़ लोग का मरना आपको पसीना नहीं लाता है चेहरे पर, और अगर नहीं लाता है पसीना तो माफ़ करिएगा आप सबसे बड़े बेवकूफ़ आदमी हैं और सबसे बड़े अपराधी हैं इस देश के। ये फैक्ट है सर। सो थोड़ा सा और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए कई बार कैसा होता है कि हमारे पक्ष होते हैं और लाइक वी काइंड ऑफ ट्राई टू बी न्यूट्रल सो दैट एक पर्सपेक्टिव बड़ा मिले और बेहतर मिले। अभी जैसे डायग्नोसिस की बात करी तो ये जो पॉलिसीज़ हैं भाई, कोई तो ये आयुष्मान भारत है, मतलब ये तो नाम के लिए है, मतलब बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, ये कोई ना कोई तो लिखता होगा, कोई ना कोई तो समझता होगा, मतलब ऐसा मैं प्रिज्यूम करता हूँ। क्या ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जब आप कैंसर या किसी और क्रिटिकल इलनेस के, भाई एक्सीडेंट की बात अलग है कि भाई एक्सीडेंट हुआ है और तुरंत जो है एडमिट करना पड़ेगा, बट दीज आर द डिसीजेज, जैसे बता रहे हैं कि महीनों लग जाते हैं, कई बार समझ में नहीं आता, हमको पता ही नहीं होता है, अचानक से पता चलता है कि भाई कैंसर है। तो अब ऐसे में डायग्नोसिस का खर्चा अगर आप कवर नहीं करेंगे और हर चीज़ के लिए अगर आप लाइक हॉस्पिटलाइजेशन या इस तरह की प्रोसेस अगर बनाएंगे तो उसका मिसयूज़ भी तो होगा और हो ही रहा होगा, आई एम श्योर होता है। कई बार इसी मिसयूज़ का की आड़ लेके जो है ना ऑफिसर्स कहते हैं या इंश्योरेंस कंपनियां कहती है कि नहीं इस अस्पताल ने गलत कर दिया था, एक गलत बिल दे दिया था। मैंने झारखंड में एक बड़े ऑफिसर का हेल्थ के कि ये जो आपने
योजनाओं में कुछ तब्दीली की है ना मुख्यमंत्री की बीमारी उपचार योजना में, इसका इम्पैक्ट मरीजों पर ख़राब पड़ेगा। बोला कि सर एक अस्पताल ने, यहाँ के बड़े अस्पताल ने उस मरीज़ की डेथ सर्टिफिकेट दी दिन के 11 बजे और शाम के 6 बजे उसको सलाइन में चढ़ाया। तो एक अस्पताल ने ना एक मरीज़ को ना, कैंसर के कितने मरीज हैं झारखंड, तो ये आधार बना लेते हैं उसको कि एक गलत हुआ है तो हम सबको ख़राब कर देंगे। अब फैक्ट ये है कि वैसा होता नहीं है। जो ठीक है न्यूट्रल होकर करने की बात है, न्यूट्रल एक आदमी इंश्योरेंस क्यों कराता है? मेरा इंश्योरेंस होगा, अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे जाने के बाद कुछ पैसे मेरे फैमिली को मिलेंगे। हेल्थ का इंश्योरेंस कोई क्यों कराता है? क्योंकि अगर वो बीमार हो गया, उसके पास पैसे तत्काल नहीं है, तो उसके इलाज का खर्चा निकल जाए कम से कम। अब जब वो इलाज का अस्पताल में जाएगा तो आप कहेंगे नहीं तुम एडमिट हो, तुम डॉक्टर ने कहा नहीं है, डायग्नोसिस का हम देंगे नहीं, तुम्हारे बाप को कैंसर था तुमको नहीं देंगे, तुम्हारी माँ को कैंसर था हम नहीं देने जा रहे हैं, हम इम्यूनोथेरेपी हमारे में शामिल नहीं है, इम्यूनोथेरेपी की ये दवा शामिल है, पता चला वो आपका वो मॉलिक्यूलर टेस्ट में वो आया ही नहीं, वो आप ले ही नहीं सकते। ये तमाम चीज़ें हैं जिनमें सोचने की ज़रूरत है कि अच्छा ये प्रेशर बन सकता है। इंश्योरेंस कंपनी पर प्रेशर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत पैसा ले रहे हैं ना, आप एक अच्छा खासा अमाउंट ले रहे हैं, तो आप पे हम प्रेशर बना सकते हैं एज ए गवर्नमेंट या सोसाइटी को भी बात करनी चाहिए कि इंश्योरेंस अगर कोई करा रहा है तो उसका आप 360 डिग्री सॉल्यूशन दीजिए। मैंने अगर आपको पैसे दिए हैं इस भरोसे पे कि मैं बीमार हूँ तो आप इलाज कराएंगे और मैं बीमार नहीं हुआ इत्तेफाकन, तो पैसा तो आपको बच रहा है ना। बहुत पहले, मतलब आप कलकत्ता से आपने IIM से पढ़ाई की है, मैं कलकत्ता में दैनिक का एडिटर था, 2012 की बात बता रहा हूँ। तो LIC ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और मेरे एक रिपोर्टर गए थे उसमें उसको कवर करने। तो उन्होंने आगे जो आंकड़ा दिया, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट आंकड़ा, तो उन्होंने ये बताया, उसका लबोलवाब ये था कि सिर्फ जो पॉलिसी लैप्सेस होते हैं ना, उससे LIC को सबसे ज़्यादा कमाई होती है, पॉलिसी लैप्सेस से। तो इंश्योरेंस कंपनियाँ जो मेडिक्लेम की इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, हम बीमार नहीं हुए, मेरा पैसा तो बचा है ना आपके पास, तो आप जो बीमार हुआ उसको क्यों नहीं दे रहे हैं उसको? अरे आप मुनाफा कमाइए, लेकिन आप एक कायदे से कमाइए। तो इंश्योरेंस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। और आप जो कह रहे हैं कि क्यों नहीं होता है, तो जैसे आयुष्मान योजना थी, कितनी शानदार योजना बनी, लेकिन गड़बड़ कहाँ हुआ कि जब आप आयुष्मान योजना बना रहे हैं, कितने मरीजों को आपने उसमें दिया था? आप RTI डालिए, पूछिए कि कितने मरीज थे उसमें जो उससे लाभ प्राप्त करेंगे। आप 4 IAS को बिठा देंगे। IAS क्या करता है? वो ग्रेजुएट होता है, वो BA या BSc या BCom करता है, उस पर सिविल सर्विस की परीक्षा देता है, पास कर जाता है, IAS बन जाता है। एक्सपर्ट है क्या? इंद्र भगवान है क्या? वो इंद्र भगवान के बारे में लोग कहानियाँ सुनते हैं कि महाराज लीला रचाई जाती है और गाने वाने होते हैं। जब आप एक्सपर्ट नहीं हैं, एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट वो है जो उसको झेल रहा है। तो मरीजों का जब तक पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो आपकी सारी इंश्योरेंस के स्कीम्स, चाहे वो प्राइवेट ये हों, पार्टनर हों या गवर्नमेंट की एजेंसीज हों, वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसी वजह से सक्सेसफुल नहीं है इंडिया में। क्यों नहीं करा? सवाल पूछिए ना साहब। 4 लाख का बीमा करा रहे काम आदमी, वो भी 20% से कम लोग करा रहे हैं। 80% लोग इंश्योर्ड नहीं है। मैं खुद ही नहीं था, मैं पढ़ा लिखा हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, मैं बीमार हो सकता था तो मुझे लगता था कि अच्छा घर में डॉक्टर है, क्या सब हो जाएगा। तो बाद में पता चला कि घर में डॉक्टर है तो भी एडमिट होने का पैसा लगता है। तो ये एक फैक्ट है, इस पर काम करना चाहिए, और न सिर्फ कैंसर बल्कि तमाम बीमारियों के लिए जी। अदरवाइज आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे सर। मेरे ख्याल से जो मैंने आपसे समझा है कि जब भी वही पॉलिसी बनाई जाए किसी भी सरकार के द्वारा या किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो उस पॉलिसी में जो स्टेक होल्डर है, जो एंड यूज़र है, उसका सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी है। वही बताएगा ना जी, वही बताएगा कि क्या होता है, उसकी परेशानियां क्या हैं। ये तो शायद हम एक परेशानी की एक एंगल की बात करें, हो सकता है कि हॉस्पिटल्स के अलग चैलेंजेस हों इन टर्म्स ऑफ क्लेमिंग दोज अमाउंट। खूब होता है। मैं ये एक डॉक्टर ने बताया, मैं हाल की बात बता रहा हूँ कि वो एक कैंसर के मरीज़ को ट्रीट कर रहे थे और उनका ऑपरेशन करना है, उनका कैंसर फैल गया था, टंग का कैंसर था, और जो अमाउंट इंश्योरेंस गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम में थी ना वो सर्जरी के लिए, वो अमाउंट इतनी कम थी कि उस कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में वो ट्रीट नहीं कर सकते थे। कहते सर मेरा मिनिमम से खर्च निकालेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। नतीजा क्या हुआ कि अब उनका ट्रीटमेंट होगा कहाँ? उनको किसी दूसरे अस्पताल में जाना पड़ेगा जहाँ पे सर्जन है ही नहीं, उनको सर्जन तो मरेगा ना फिर वो। तो अस्पतालों की भी अपनी दिक्कत है। अस्पताल क्लेम करते हैं, ठीक है, अस्पताल चाहता है कि इलाज हो जाए मरीज का, ठीक है, उसको पैसा भी मिल जाता है, लेकिन इतने लैकुनाज है ना, इतने पॉइंट्स बना देंगे कि आप जा ही नहीं पाएंगे वहाँ पर, और जब आप नहीं जा पाएंगे तो इलाज नहीं होगा।
तो एक रिवीजन की ज़रूरत हुई है। आयुष्मान योजना आपने बनाई थी, अच्छी योजना है, लोगों को लाभ हुआ निश्चित तौर पर इंडिया में। लेकिन मैंने फ्रॉड इसलिए कहा उसको क्योंकि कई सारी चीज़ों में आप उसको इलाबोरेट नहीं करते हैं। आप ये नहीं बताते कि कीमोथेरेपी में कौन सी दवा देते हैं, आप ये नहीं बताते इम्यूनोथेरेपी में कौन सी दवा देते हैं, आप ये नहीं बताते कि नहीं भर्ती हो गए तभी तुमको हम पैसा देंगे। तो इसलिए मैंने उसको फ्रॉड कहा कि ये एक तरीका का फ्रॉड है, लेकिन उसका रिवीजन होना चाहिए। अगर रिवीजन होगा उसमें पेशेंट्स बैठेंगे, जिससे अपनी मजबूरी बताएंगे कि हाँ ये दिक्कत हमको होती है। जो IAS हैं जाहिर है कि वो देश के टॉप ब्रेन्स में, तो वो उसको समझेंगे, फिर एक प्लान बनेगा। अब आप समझेंगे मैं एक्सपर्ट हूँ बिकॉज आई एम IAS, तो यार मतलब क्या सिल्ली बात करते हो, तुम ग्रेजुएट हो यार, तुमने मामूली सी BA की पढ़ाई की है, यू आर ए सिंपल ग्रेजुएट, तुमने एक परीक्षा दी उसको तुम पास कर गए, तुम IAS बन गए। तुम ब्रह्मांड के को चलाने वाले नहीं हो, और तुम इसलिए नहीं सोचते हो ना कि तुमको CGHS का लाभ मिलता है। तुम्हारा इलाज का सारा खर्चा सरकार उठाती है, तुम्हारे बच्चों के इलाज का खर्चा सरकार उठाती है, और बाकी जो तुम रिश्वतखोरी करते हो ना देश में, कहानियाँ रोज छपती हैं कितने IAS अरेस्ट हुए। अभी ED छापा मारी, बजो मेरे यहाँ भी छापा मारा लोगों ने। तो हम जानते हैं कि तुम हो क्या, ये वी नो कि आप हैं क्या, लेकिन अच्छे ऑफिसर्स हैं, और अच्छे ऑफिसर्स अगर मरीजों को पार्टिसिपेशन का कराएं तो एक अच्छा एक्सेस सॉल्यूशन पे पहुँच सकते हैं। पॉइंट वेल टेकन सर। एंड मुझे लगता है कि रूट कॉज जो है वो ये है कि जो एंड यूज़र है उसका इन सारी चीज़ों में, इतनी बड़ी बड़ी सो कॉल्ड महत्वाकांक्षी योजनाओं में उनका इंक्लूज़न ना होना। सो हमारा एपिसोड जो भी देख रहे हैं, अगर ये किसी सीनियर ऑफिसर तक पहुंच रहा है या बड़े लोगों तक पहुंच रहा है, तो प्लीज़ पेशेंट्स को, केयर गिवर्स को प्लीज़ 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 इंक्लूड कीजिए। देयर आर, आज जैसे लंग कनेक्ट में हम काम करते हैं, लंग कनेक्ट एक एडवोकेसी फोरम डेवलप्ड है जहाँ पे ठीक है, मतलब यू डोंट हैव टू कॉल 10,000 पीपल और 100 पीपल, आप 2 4 5 लोगों को बुला सकते हैं, और मतलब बहुत सारे तरीके हैं अगर काम करना चाहें तो। एंड मैं सिर्फ अपनी तरफ से यही कह सकता हूँ कि, या मंगल कामना कर सकता हूँ भगवान से कि आपको लंबी और अच्छी सेहत दें। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मुझे लंबी उम्र की बहुत तो अब वो नहीं है, दरख्वास्त भी नहीं है, और मुझे फैक्ट पता है, क्योंकि जहाँ पे कहते हैं ना, एक चीज़ मैं ऐड ऑन करता हूँ, मैं पहली बार बोल रहा हूँ इस किसी इंटरव्यू में, कि एक बड़ा अच्छा कहते हैं कि ठीक है, पैलिएटिव पैलिएटिव पैलिएटिव, व्हाट डू यू मीन बाय पैलिएटिव? आपको पता नहीं, इलाज करने का तरीका आपके पास है नहीं, आपने कुछ इनोवेट किया नहीं, आप स्टेज 4 के मरीज को ठीक नहीं कर सकते, तो आपने एक बीच का रास्ता निकाल दिया, पैलिएटिव। और ये इक्विवेलेंट टू आयुष्मान योजना है कि आपको पता ही नहीं कि कीमोथेरेपी कौन सी दवा जाएगी, लेकिन आयुष्मान योजना थी कि हम तो कवर कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स को भी ये सोचना पड़ेगा, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी दवाई है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। प्रिविलेज है कि हमारे इंडिया में इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं ऑन्कोलॉजी के। मेरे खुद के जो डॉक्टर डॉक्टर कुमार प्रभास, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, इतने बड़े डॉक्टर, इतने हम्बल हैं। या जिन डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ, मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट सौभाग्य से जो भी मिले भारत में, वो सब अच्छे मिले बावजूद। अच्छा, ये इससे भारत की समस्या नहीं है, वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ये बना ही नहीं ना। आप कैंसर का कारण नहीं बता पाते हैं, आप कैंसर को ट्रीट नहीं कर पाते, हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट करेंगे, सोचना पड़ेगा इसे। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अलॉट फॉर स्पेयरिंग योर टाइम विद अस, एंड हमें इतनी सारी यात्राओं से लेकर जाने के लिए, जो आई एम श्योर बहुत लोगों के काम आएंगी, और आपके जो प्रयास हैं जिसकी वजह से झारखंड में तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, और आई होप कि लोग सीखें, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारा चेंज जो है हमारे समाज में आए, और कैंसर जो एक इतनी बड़ी महामारी का रूप लेती जा रही है, उसको लेकर हम बहुत सीरियस हों, बहुत चिंतित हों, और उस पर काम करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।